अनातोलिया के दिल में एक शक्तिशाली साम्राज्य उभरने वाला था। 13वीं शताब्दी के आसपास उस्मान प्रथम नाम का एक नेता प्रसिद्धि में आया। उसने तुर्की जनजातियों को एकजुट किया और उस नींव को रखा जो आगे चलकर विशाल ऑटोमन साम्राज्य बना। उस्मान के साहस और नेतृत्व ने उन्हें बे की उपाधि दिलाई, जिसने सदियों तक चलने वाले राजवंश की शुरुआत की। शुरुआती ऑटोमन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित थे। वे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार मार्गों के चौराहे पर थे। इस रणनीतिक लाभ ने उन्हें अपने प्रभाव को तेजी से बढ़ाने में मदद की। उन्होंने सैन्य विजय और कुशल कूटनीति के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। शुरुआती शासकों ने एक मजबूत प्रशासन और सेना की स्थापना की, जिससे भविष्य के विस्तार की नींव पड़ी। बाद के शासकों के तहत ऑटोमनों ने अपना विस्तार जारी रखा। तीसरे ऑटोमन सुल्तान मुराद प्रथम ने बाल्कन में साम्राज्य की पहुंच का विस्तार किया। इसने यूरोप में ऑटोमन उपस्थिति की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसी उपस्थिति जो सदियों तक चलेगी। 1369 में एड्रियानोपल, जिसे आज एडर्न के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा करना एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने साम्राज्य का ध्यान यूरोप की ओर स्थानांतरित कर दिया और एक नई राजधानी स्थापित की जो उनके विस्तारित क्षेत्रों के करीब थी। 1453 में विजेता के रूप में जाने जाने वाले मेहमेद द्वितीय ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उसने बीजांटिन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इस स्मारकीय जीत ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। इसने बीजांटिन साम्राज्य के अंत और एक प्रमुख शक्ति के रूप में ऑटोमन साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया और यह ऑटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बन गई, जिसने एक नए युग की शुरुआत की। ऑटोमन साम्राज्य अपने चरम पर सुलेमान द मैग्निफिकेंट के शासनकाल में पहुंचा। 1520 से 1566 तक शासन करने वाले सुलेमान अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कानूनी व्यवस्था में सुधार किया, साम्राज्य की सीमाओं का उनके सबसे बड़े हिस्से तक विस्तार किया और कला और संस्कृति के उत्कर्ष का निरीक्षण किया। उनके शासनकाल को अक्सर ऑटोमन साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस अवधि के दौरान ऑटोमनों ने वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साम्राज्य के धन और स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए शानदार मस्जिदों, महलों और पुलों का निर्माण किया गया। विद्वानों और कलाकारों का विकास हुआ, जिन्होंने एक जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान दिया। ऑटोमन अपनी सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे और उनका साम्राज्य संस्कृतियों और धर्मों का एक पिघलने वाला बर्तन बन गया। भाग 4, धीमी गति से पतन, आंतरिक कलह और बाहरी दबाव। ऑटोमन साम्राज्य का पतन एक क्रमिक प्रक्रिया थी। सुलेमान द मैग्निफिकेंट के बाद कमजोर सुल्तानों की एक श्रृंखला के कारण आंतरिक संघर्ष और इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। यूरोपीय शक्तियों द्वारा नए व्यापार मार्गों की खोज के कारण साम्राज्य को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे ऑटोमन नियंत्रित मार्गों का महत्व कम हो गया। साम्राज्य के विविध जातीय समूहों के भीतर राष्ट्रवाद के उदय ने और चुनौतियां खड़ी की। उपनिवेशवाद के युग के साथ मजबूत हो रही यूरोपीय शक्तियों ने ऑटोमन क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आंतरिक विद्रोहों और बाहरी दबावों ने धीरे धीरे विशाल क्षेत्रों पर साम्राज्य की पकड़ कमजोर कर दी। भाग 5, ऑटोमनों की विरासत, एक सांस्कृतिक और राजनीतिक टेपेस्ट्री। अपने पतन के बावजूद ऑटोमन साम्राज्य ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत उन क्षेत्रों की कला, वास्तुकला और संस्कृति में स्पष्ट है जिन पर कभी इसका शासन था। ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्य का प्रभाव कई देशों की कानूनी प्रणालियों, प्रशासनिक संरचनाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं में देखा जा सकता है। ऑटोमन साम्राज्य की कहानी शक्ति की चक्रीय प्रकृति और दुनिया के मंच पर साम्राज्यों के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। इसके पाठ इतिहास, संस्कृति और भू राजनीति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते रहते हैं।